हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मानवेंद्र गहलोत एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मानवेंद्र कॉर्नर। तो मित्रों, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं और कहीं आपका पीएफ का खाता जो है वो है और आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन लगातार उसमें हो रहा है, तो निश्चित तौर पर आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो आपकी ईपीएस पेंशन के रिगार्डिंग एक सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, इसका एक नई अपडेट निकल कर जो सामने आ रही है वो मैं इस वीडियो में रखने वाला हूँ। और वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो सुप्रीम कोर्ट में ईपीएफ हायर पेंशन के रिगार्डिंग जो सुनवाई हो रही है, इसमें किसको कितना लाभ मिलने वाला है, इस पर मैं बात करूंगा। तो मित्रों, 12 अगस्त 2021 को जो है अभी हाल ही में यूनियन और इंडिया और ईपीएफओ इनके द्वारा जो भी याचिकाएं दायर की गई थी, इनमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कर्मचारियों की पेंशन राशि को 15,000 रुपये तक सीमित नहीं किया जा सकता। तो यह अंतिम आहरित वेतन के समानुपाती होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बात इन सुनवाई में कही थी। तो अब इन मामलों में जो सुनवाई है वो 17 अगस्त 2021 से लगातार हो रही है। तो इसी के आधार पर अभी हाल ही में 17 अगस्त 2021 और 18 अगस्त 2021 को ईपीएफ पेंशन वर्दी वाले मैटर पर सुनवाई हुई थी। तो अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ईपीएफ पेंशन पर केरल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अपने पहले के फैसले पर कायम रहता है, तो ऐसे में लाखों ईपीएफ पेंशनर्स के पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। तो कई गुना बढ़ोतरी होने वाली है, ये 100% और उससे कहीं ज़्यादा जो है वो बढ़ने वाली है। तो इसको हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से ये चीज़ जो है वो लागू होती है तो हमें फ़ायदा देने वाली बनने वाली है। तो मैं बात करूंगा ईपीएफ पेंशन 95 पूरा मामला क्या है। तो देखिए, कर्मचारियों के ईपीएफ पेंशन वर्दी पर केरल हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया था, जिस फैसले में कर्मचारियों की पीएफ पेंशन की कैलकुलेशन पूरी सैलरी के अनुसार देने को कहा गया है। यानी जो भी कर्मचारी की जो पूरी सैलरी है, इसके आधार पर जो है वह पेंशन जो है वो देने की बात कही गई थी, जो केंद्र सरकार को मंजूर नहीं है। तो केंद्र सरकार ईपीएफओ विभाग केरल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं। तो इसी तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल 2019 को मामले की सुनवाई करते हुए केरल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और ईपीएफओ की याचिका को खारिज कर दिया, जिससे देश में लाखों ईपीएफ पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि का रास्ता साफ हो गया। लेकिन अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका जो है वो दायर की है, जिसकी सुनवाई अभी हाल में चल रही है। तो पिछले लगभग 2 वर्षों से ये चीज पेंडिंग है, जिसकी सुनवाई 17 अगस्त और 18 अगस्त 2021 को हुई है। तो अभी हाल ही में इस संबंध में सुनवाई हुई है और इन सुनवाई के मद्देनजर क्या बात निकल कर आ रही है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये ईपीएस पेंशन 95 पूरा मामला है क्या। तो मित्रों, केरल हाईकोर्ट में एक ऐतिहासिक फैसला दिया था पेंशन वृद्धि के आदेश पर। इससे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि किस तरीके से जो है पेंशन यानी ईपीएस पेंशन स्कीम है क्या और ये कब से लागू हुई। तो मैं आपको बता दूं कि सरकार की ओर से कर्मचारियों की पेंशन की शुरुआत 1995 में 1995 में जो है ये चीज हुई थी। और उस समय क्या होता था, 6500 रुपये पर 8.3, 6500 रुपये पे कितना 8.33% जो है वो पेंशन फंड में जाता था, यानी ईपीएस जो है वो कटता था। इसके बाद मार्च 1996 में ईपीएस एक्ट में बदलाव हुआ और उसके बाद जो कर्मचारी है उनको स्वैच्छिक यानी इच्छा से पेंशन की राशि जो है कटौती करने की इजाजत दी थी। इसके बाद कर्मचारियों की सैलरी कितनी भी हो, कर्मचारी 8.33% की कटौती करवाएंगे। 2014 में ये व्यवस्था हुई थी कि 15,000 मैक्सिमम सैलरी होगी, यानी 15,000 तक की सैलरी पर 8.33 यानी कि मैक्सिमम 1250 रुपये जो है अधिकतम ईपीएस कटौती जो है वो हो सकती है। तो इस तरीके से अगर किसी की सैलरी 30,000 है तो उसको भी 1250 ही ईपीएस यानी पेंशन फंड में जाने वाला है, और जिनकी सैलरी 15,000 है तो उनको भी 1250 पेंशन फंड में जाने वाला है। 15,000 से नीचे जो सैलरी है उसका 8.33% पेंशन फंड में जाएगा। तो इस तरीके से 15,000 जो है ये एक लिमिट या एक सीमा जो है वो कर दी गई है, ये सीलिंग है। तो इस सीलिंग लिमिट को जो है अभी बढ़ाने की बात हो रही है। जैसा कि मैंने वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सीलिंग में बड़ा बदलाव हो सकता है। तो ये 15,000 रुपये तक की जो सीलिंग लिमिट है, यानी 15,000 रुपये पर 1250 मैक्सिमम जो है वो पेंशन जो है फंड में जो है जा सकता है, यानी ईपीएस में जा सकता है। तो ये बड़ा बदलाव हो सकता है। इसको 15,000 से बढ़ाकर अब वर्तमान में 25,000 रुपये तक करने की बात कही जा रही है। अगर ये लागू होता है तो इसका 8.3% के हिसाब से हमारी सभी की पेंशन फंड की जो ईपीएस में जाने वाली जो राशि है वो बढ़ने वाली है।
तो एक तो ये चीज़ जो है होती दिख रही है। तो इसको मैं एक उदाहरण की सहायता से आपको क्लियर कर देता हूँ, ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। तो समझिए क्या है बेसिक सैलरी की सीलिंग। देखिए, कर्मचारी की सैलरी जो उसका मूल वेतन है, महंगाई और महंगाई भत्ता है, ये मिलकर जो भी है वेतन उसको मिलता है, उसका 12% जो है वो कर्मचारी का शेयर होता है और 12% ही जाता है एम्प्लॉयर की ओर से। तो यानी ईपीएफओ में 12% कर्मचारी की सैलरी का कटता है, डिडक्ट होता है और ईपीएफओ में जाता है। उसी तरीके से आपका जो नियोक्ता है वो भी 12% कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। तो लेकिन खास बात यहाँ है कि एम्प्लॉयर के जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें एक तो ईपीएफ में जाता है और दूसरा ईपीएस में जाता है। ईपीएस जो है यही आपका पेंशन फंड है, यही आपका पेंशन फंड है। यानी 8.33% है ये राशि जो है आपके पेंशन फंड में आपके नियोक्ता के द्वारा, यानी आप जहाँ काम कर रहे हो वो कंपनी आपकी ये राशि जो है आपकी सैलरी का ये भाग पेंशन फंड के रूप में अदा करता है। लेकिन ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है? ये 1250 तक हो सकती है, अधिकतम 1250 से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी 15,000 जो सीलिंग लिमिट है, इस सीलिंग लिमिट से ज़्यादा अगर आपकी सैलरी है तो भी आपकी 1250 ही ईपीएस कटेगी। और अगर आपकी सैलरी मान लीजिए 10,000 रुपये है तो उसके हिसाब से फिर 8.33% आपका जो है सैलरी का भाग जो है वो ईपीएस में जाने वाला है। तो इस तरीके से इस लिमिट में बदलाव जो है वो करने की बात जो है वो हो रही है। वर्तमान में जो है ऐसा कहा जा रहा है कि 25,000 रुपये तक ये लिमिट बढ़ जाएगी। अगर ये बढ़ती है तो निश्चित तौर पर आपकी ईपीएस में जाने वाली जो रकम है यानी 8.33% इस 25,000 का निकालें तो ये बढ़ा होगा 1250 से। तो पेंशन फंड में आपका कंट्रीब्यूशन आपकी जो एम्प्लॉयर जो करता है वो बढ़ेगा। जो वर्तमान का जो मौजूदा नियम है इसके अनुसार ईपीएस पेंशन में 15,000 रुपये की लिमिट है। ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1250 रुपये ही जमा हो सकते हैं। अगर 1250 रुपये जमा होते हैं, मान लीजिए 30,000 रुपये के हिसाब से मौजूदा स्ट्रक्चर को अगर मैं आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 रुपये है, यानी बेसिक सैलरी आपकी हुई 30,000 रुपये। इसमें कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन 12% के हिसाब से कितना होता है? 3600 रुपये बनते हैं। तो हमारे पीएफ में हमारी ओर से हमारी सैलरी का 3600 रुपये 12% के हिसाब से 3600 रुपये बनता है। ये कंट्रीब्यूशन कर्मचारी का होगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन में 12% जाता है, उसका 3.67% जो कंट्रीब्यूशन है वो 2350 रुपये जो है वो बनेगा और 1250 रुपये जो है वो पेंशन फंड में जाएंगे 8.33%। तो इस तरीके से कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन 1250 रुपये ही बनने वाला है 30,000 पर, और 15,000 रुपये है तो वहां पर भी 1250 ही जाने वाला है। तो वर्तमान में सीलिंग बढ़ाने पर हो सकता है फैसला। देखो, ईपीएफओ के मुताबिक मौजूदा वक्त में बेसिक सैलरी की सीलिंग 15,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 25,000 रुपये तक करने का प्रस्ताव जो है वो पहले ही रखा जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले पर फैसला होना है। अगर फैसला बढ़ाने पर आता है तो निश्चित तौर पर पेंशन की रकम में इजाफा होगा। पेंशन फंड बढ़ने के अलावा दूसरा फायदा यह भी है कि बेसिक सैलरी सीलिंग के ऊपर जिन लोगों की भी सैलरी है उनके लिए अब पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन वैकल्पिक होता था। यानी जिनका अभी 15,000 रुपये तक से, इस 15,000 से ऊपर जिनकी भी सैलरी थी, ये स्वैच्छिक थे, यानी पीएफ कटाएं या ना कटाएं ये इनकी स्वेच्छा पर डिपेंड करता था। तो अब क्या होगा कि अगर ये लिमिट 25,000 हो जाती है तो पीएफ के दायरे में बहुत ज़्यादा लोग जो है और जो है वो आएंगे। तो ऐसे में अब काफ़ी हद तक जो है पीएफ के दायरे में लोग जो है वो होंगे। तो अभी तक कैसे मिलती है ईपीएफ पेंशन? अगर आपके पास पीएफ अकाउंट है यानी ईपीएफ अकाउंट है तो ऐसे में कर्मचारी की सैलरी यानी मूल वेतन और महंगाई भत्ता, इसका 12% कर्मचारी का शेयर और ठीक उतना ही एम्प्लॉयर की तरफ से जमा होता है। अब जो एम्प्लॉयर का शेयर 12% जो जमा होता है उसका 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस में जमा हो जाता है। अगर किसी कर्मचारी ने एक साल एक ही एम्प्लॉयर या अलग अलग सालों में अलग अलग एम्प्लॉयर के पास अगर 10 साल मिनिमम 10 साल की सेवा पूरी कर लिया, अगर एक ही एम्प्लॉयर के पास 10 साल पूरे कर लिया है या अलग अलग एम्प्लॉयर के पास 10 साल पूरे किए हैं और उनका पीएफ का कंट्रीब्यूशन लगातार रहा है 10 साल तक, तो ऐसे में वो ईपीएफ पेंशन का जो है हकदार बन जाता है। यानी वो रिटायरमेंट के बाद इसका हकदार हो जाता है। यानी मिनिमम 10 साल की सर्विस जो है पेंशन फंड में जो है वो दिखाई देनी चाहिए और लगातार कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर कर्मचारियों के हित में आता है और केरल
जो हाई कोर्ट है उसके फैसले को अगर बरकरार रखता है तो ऐसी दशा में किस तरीके से हमारी जो है पेंशन की कैलकुलेशन होगी उस पर मैं बात करूंगा। तो मित्रों, अगर ईपीएस पेंशन की कैलकुलेशन अगर लेटेस्ट और नए फैसले के अनुसार अगर होनी है तो वो इस तरीके से होगी, यानी कर्मचारी का नौकरी में जो जितने भी साल हुए उसमें आप 2 को जोड़ दें और इसको भाग दे दें 70 से और गुणा कर लें आपकी अंतिम सैलरी से, तो आपका जो पेंशन की राशि है वो निकल कर आ जाएगी। एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता दूं तो देखिए, अगर सोहन की अंतिम सैलरी मान लीजिए 50,000 रुपये है, जो लास्ट इनकी जो वेजेज हैं वो 50,000 रुपये रही थी, यानी जो रिटायरमेंट के समय इनकी 50,000 रुपये की सैलरी थी, आज हमारी नहीं होगी आज के समय, लेकिन हमारे रिटायरमेंट के तौर तक आते आते निश्चित तौर पर हमारी आज की सैलरी से कहीं ज़्यादा वो सैलरी होने वाली है। तो मान लीजिए सोहन की अंतिम सैलरी 50,000 रुपये है, उसने अपनी कंपनी में 33 साल की नौकरी की। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ईपीएस पेंशन की गणना कुछ इस प्रकार से होगी, यानी कि 33 साल की नौकरी, उसमें 2 साल ऐड हुए, इसमें 70 का भाग दिया और उसको 50 से गुणा किया तो पेंशन बनती है 25,000 रुपये। इसी तरीके से आप अपनी सैलरी और अपने जो कंट्रीब्यूशन ईयर हैं आपके, उसके आधार पर आप अपनी पेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जो हमारी निकल कर आने वाली पेंशन है इस फॉर्मूले से वो बढ़कर ही आने वाली है। तो ये एक एग्जांपल है, अगर किसी की सैलरी 50,000 रुपये है और वो बंदा 33 साल नौकरी करता है तो इस तरीके से वो 25,000 रुपये मासिक पेंशन का हकदार हो जाता है। तो इस तरीके से अगर ये फैसला कर्मचारियों के हित में आता है, जैसा कि लग रहा है, ये निश्चित तौर पर ये होने वाला है और जल्दी ही ये होने वाला है। अभी 24 अगस्त यानी कल के दिन इसकी पुनः जो है इस मामले पर सुनवाई है और क्या फैसला आता है इसका बेसब्री से सभी कर्मचारियों को इंतजार रहेगा। तो निश्चित तौर पर अगर ये चीज़ लागू होती है तो हमारी जो प्राइवेट सेक्टर के जो कर्मचारी हैं उनकी पेंशन, एक बड़ी हुई पेंशन जो है वो प्राप्त कर पाएंगे, तो निश्चित तौर पर उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। थैंक यू।